सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने एमसीक्यू ये पीवाईक्यू जो कराए थे एम्स के, तो वो वहाँ पे ये सिस्टम की लाइट अपने आप से ऑफ हो गया, मतलब अब बैटरी डाउन हो गया था तो शट डाउन हो गया और उसकी वजह से वीडियो अधूरी रह गई थी। मतलब ये 60 पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट हमने हाफ मतलब 30 के अराउंड कर लिए थे और हाफ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सम सेल्स प्रोलिफरेट दैट थ्रू आउट द लाइफ आर कॉल्ड एज। जो सेल्स थ्रू आउट द लाइफ प्रोलिफरेट कर रहे हैं उन सेल्स को हम लेवाइल सेल्स कह रहे थे। ठीक, यहाँ पे इसका सही आंसर हमने सेकंड लगाया था, मतलब हमसे लेवाइल सेल्स कह रहे थे वो सेल्स जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर रही हैं। तो जो सेल्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, और जैसे कोई सेल इंजरी हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे सेल डेथ हुई है, तो जो वहाँ पे कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा जो इंजरी के बाद जो वुंड बनता है वो कुछ टाइम बाद सही हो जाता है, मतलब वहाँ पे नई सेल्स ग्रोथ करती है, नई सेल प्रोलिफरेट करती है, तो वो एक्चुअल में आपकी लेवाइल सेल्स ही होती है। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड है। ये यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल इन न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर मॉलिक्यूल जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, राइबोज होता है, माल्टोज होता है या फिर स्टार्च होता है? तो शुगर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारे न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन होती है। मतलब ये कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे न्यूक्लियोटाइड जो हमारे तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मेरा राइटिंग्स पर अच्छा नहीं आता है, आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे ना प्रैक्टिस नहीं है। ये मैंने पेन टैब लिया है और लैपटॉप दोनों अभी न्यू लिए हैं, इस वजह से मेरी काफी इस पे प्रैक्टिस नहीं है, उस वजह से आपको राइटिंग खराब दिखता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड की बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इनसे न्यूक्लियोटाइड जो है इनसे मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे, इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आपका 3 चीजों से बना होता है। इसमें आपके शुगर होता है पहला। शुगर 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका राइबोज शुगर और एक होता है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। दो तरह के शुगर होते हैं, ये आपका होता है इन आरएनए और ये आपका होता है डीएनए। ठीक, 2 तरह के शुगर प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड में। दूसरा नाइट्रोजिनस बेस होता है। थर्ड इसमें आपका फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये देखने को मिलता है हमारा न्यूक्लियोटाइड में। मतलब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीनों से मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलते हैं तब हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इसमें पूछा है द शुगर मॉलिक्यूल इन न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में ग्लूकोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, माल्टोज शुगर होता है या फिर स्टार्च होता है? इसका सही आंसर है आपका राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो कि आरएनए में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका डीऑक्सी राइबोज भी आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन में गिवन होता, तो यहाँ पे आपका डीएनए सही हो जाता। तो ये यहाँ पे राइबोज इन्होंने दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा सेकेंड है, मतलब राइबोज शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही आंसर आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट प्लाज्मा ग्लूकोज इज 20 मिलीग्राम पर डीएल, इट इज इमीडिएटली रिपोर्टेड टू रिक्वेस्टिंग क्लिनिशियन, इट इज कॉल्ड। मतलब ये कि हमें किसी पेशेंट का जो ग्लूकोज है वो 20 मिलीग्राम पर डीएल आया है, मतलब बहुत ज्यादा लो इसकी वैल्यू आई है। दैट मीन्स कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताना है। तो जो रिपोर्ट हम इमीडिएटली दे रहे हैं वो किस तरह की रिपोर्ट है? वो अर्जेंट रिपोर्टिंग है, क्रिटिकल रिपोर्टिंग है, टेलीफोनिक रिपोर्टिंग है या एब्जर्व वैल्यू रिपोर्टिंग है? तो अर्जेंट रिपोर्टिंग, आप अर्जेंट का मतलब समझते हैं। क्रिटिकल रिपोर्टिंग है या टेलीफोनिक रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम टेलीफोन पे बता रहे हैं, या एब्जर्व वैल्यू रिपोर्टिंग का मतलब होता है कोई आपकी मतलब कोई
ऐसी रीडिंग आई है, ऐसी वैल्यूज आई है, मतलब एक बेकार रिपोर्ट जो होती है, मतलब खराब रिजल्ट कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्रिटिकल रिपोर्टिंग है। मतलब शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो है तो हमें जल्दी से जल्दी इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, तो ये क्रिटिकल रिपोर्टिंग है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज कॉल्ड वार्निंग रूल फॉर IQC। तो ये QC आपका होता है, QC इस पर हम एक लेक्चर अलग से लेंगे, QC क्वालिटी कंट्रोल। तो उसमें वार्निंग रूल पे पूछा है कि क्या है, तो 1 2S 2 2S नन ऑफ दीज या 1 3S। तो इसका सही आंसर आप याद रख लो, इसका सही आंसर है 1 2S। तो इसका ऑप्शन एक इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of patients who visited the cardiologist are 63, 57, 51, 65 in 4 days. Then the absolute mean deviation approximately कितना होगा? तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें एब्सोल्यूट मीन डेविएशन काउंट मतलब फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, जितने भी ये वैल्यूज हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट डेज पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं, एक दिन 63 जाते हैं, एक दिन 57, 51 एंड 65। तो इन सबको जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारा आई थिंक 63, 57, 73, 5 ये आता है हमारा 236 आएगा आई थिंक। और इसके ये वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये है आपकी 4। तब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 59। ठीक, मीन की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 59 आ गई, बट हमें जो निकालना है वो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें फिर उसके बाद ईच पॉइंट से मतलब डिस्टेंस को काउंट करना होता है, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो हमारा मीन आया है इन वैल्यूज में से हम उसे माइनस करेंगे, मतलब 63 माइनस 59, 57 माइनस 59, 51 माइनस 59 एंड 65 माइनस 59। इसको जब हम करेंगे तो 63 में से 59 आपका जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ आपका बचेगा आई थिंक 8 और यहाँ आपका बचेगा 6। ठीक, ये सब सारा काउंट करेंगे, फिर हम इन सबको ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आएगा 8 2 10 4 14 और 16, ये आएगा आपका 20। अब ये 20 आ गया और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपकी 5। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉरी ये 4 है ना, यहाँ पे आएगा 4, 4 आएगा और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5। तो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 पेशेंट आएगा। ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन जब हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 5 पेशेंट इसका आंसर है। ये आप एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एम्स में पूछे जाते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में भी पूछे जाते हैं। पीजीआई जो 2023 में हुआ था वो एग्जाम मैंने दिया था, तो काफी लेवल उसका अच्छा था। मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट अब तो सारे एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर बेसिक से सोचें कि बेसिक से हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, आपको थोड़ा मतलब टफ भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड इनको याद रख लीजिए, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिए। इनके फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला से कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड इनहिबिट फॉलोइंग एंजाइम। जो फ्लोराइड होता है वो किस तरह कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, LDH, इनोलेज, ये ग्लूकोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज। तो आप सभी को पता है कि सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो आपका उसमें हम शुगर के लिए सैंपल देते हैं, है ना। ग्लूकोज जब हमें ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है तो हम शुगर के लिए इसमें सैंपल लेते हैं।
तो ये हमारा बेसिकली इनोलेज को इनहिबिट करता है। इनोलेज जो एंजाइम है ये हमारा ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस में ये प्रेजेंट होता है इनोलेज। तो इनोलेज जो होता है ये फ्लोराइड को इनहिबिट करता है, तो इसका सही आंसर आपका इनोलेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयोडीन, कैल्शियम, कोबाल्ट या फ्लोरीन? तो ये सिंपल याद रखने का क्वेश्चन है आपका। कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। इसका सही आंसर आपका थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगस एक्सेप्ट। मतलब इसमें जो फंगस है वो ईस्ट हो सकते हैं या फिर ईस्ट लाइक फंगस हो सकते हैं, बट कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कौन सा नहीं है। अगर एक्सेप्ट करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं आपने तो आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं। तो आंसर है आपके कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, जियो ट्राइकम या फिर ट्राइकोफाइटॉन। तो ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगस आपसे पूछे गए हैं, तो जो क्रिप्टोकोकस है ये आपका ईस्ट का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका जो ईस्ट लाइक फंगस की अगर बात करें तो कैंडिडा एंड जियो ट्राइकम, मतलब कैंडिडा ये वाला जो आपका कैंडिडा एंड जियो ट्राइकम जो है वो आपके ईस्ट लाइक फंगस है। ईस्ट लाइक फंगस है ये, और ये भी आपका ईस्ट लाइक फंगस है। सही आंसर इसका ट्राइकोफाइटॉन है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेटिकुलोसाइटोसिस इज सीन इन। मतलब ये जो रेटिकुलोसाइट होती हैं, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो कब कब देखने को मिलती है? हीमोलिटिक एनीमिया में, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो रेटिकुलोसाइटोसिस जो होता है, मतलब ये कि रेटिकुलोसाइट जो साइट है उनका नंबर बढ़ गया है, मतलब उसको हम बोलेंगे रेटिकुलोसाइटोसिस। तो वो किस केस में देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है हीमोलिटिक एनीमिया में। हीमोलिटिक एनीमिया में हमारी जल्दी से जल्दी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से हमें इस केस में हमें रेटिकुलोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है, मतलब रेटिकुलोसाइट्स का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड फास्ट बेसिलाई पूछा गया है इसमें। मतलब कौन सा आपका एसिड फास्ट बेसिलाई है? हाँ, ये है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, नोकार्डिया एंड एम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है ना आपका, ये तीनों आपके एसिड फास्ट के एग्जाम्पल है, जिसका सही आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर फायरवेल इज। फायरवेल क्या है कंप्यूटर के टर्म्स में? फायरवेल क्या है? तो ये एक हार्डवेयर है या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या कैन बी अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, दोनों हो सकते हैं। तो जो फायरवेल का एग्जांपल है आपका, ये आपका दोनों की तरह काम करता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। सही आंसर इसका फोर्थ है। नेक्स्ट हमारा फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। हमें जो नंबर्स गिवन है उनका मीडियन फाइंड आउट करना है। नंबर हमें जो दे रखे हैं ये हमारे 6 नंबर्स हैं। तो सबसे मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, मतलब स्मॉलर टू लॉन्गर। मतलब हमें जब देखना होता है कि 100, 200, 450 ये लिखा हुआ है, पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 29, 100, 200, 300, 450 एंड 2001। ये आपका हो गया ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 वैल्यूज है। 6 वैल्यूज है, मतलब ये इवन नंबर है। इवन एंड ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका nth by 2 प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है, और अपॉन में होता है 2। ये इवन के लिए फॉर्मूला है, तो इवन नंबर हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद, मतलब ये जो जितने नंबर्स हैं उतनी वैल्यूज यहाँ पे n की जगह पे हमें लिखना है। तो ये आपके 6 नंबर है, तो हम लिखेंगे 6/2 प्लस
6/2 प्लस 1, है ना। फिर इसके करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका थर्ड, इसको लिख सकते हैं थर्ड, और 3 और एक 4 मतलब फोर्थ बाय 2। अब हमें यहाँ पे थर्ड वाली टर्म लिखनी है या फोर्थ वाली टर्म लिखनी है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी 1 2 3, ये वाली हमारी थर्ड है और ये हमारी फोर्थ है, तो हम लिखेंगे 200 प्लस 300 बाई 2, मतलब ये है हमारा ये हो गया हमारा 500 बाई 2, और यहाँ आंसर आता है हमारा 250। 250 आंसर हमारा आना चाहिए, और यहाँ 300 नहीं, ये जो है ना मीडियन फाइंड आउट करने का, यही 250 आंसर इसका होना चाहिए एक्चुअल में। तो 250 इसका आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, हम इनमें से क्या यूज करके कंप्यूटर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। एंटीवायरस, पासवर्ड या फायरवॉल, तो इसमें हमें सब कुछ यूज करना पड़ेगा फॉर द इंक्रीज सिक्योरिटी। इसका सही आंसर आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? तो विटामिन सी डेफिशिएंसी, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। हाइपोक्रोमिक का मतलब है कलर उसका फेड हो रहा है, एंड माइक्रोसिटिक का मतलब है साइज उसका छोटा हो रहा है। तो ये हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दोनों चीजें हमारी देखने को मिलती है। तो इसका कॉज जो है वो सिंपल हमारा 4 आंसर है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड इज ट्रांसमिटेड थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन। मतलब स्किन को पेनिट्रेट करके कौन सा निमेटोड है जो ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में। तो ऑप्शंस हैं एंटेरोबियस बर्मिकुलरिस, नेक्टर अमेरिकैनस, ट्राइचोरिस ट्राइचोरिस एंड ट्राइचेनाला एंड स्पाइरलिस। तो इसमें सही आंसर आपका नेक्टर अमेरिकैनस है, मतलब जब पेनिट्रेशन करके स्किन में जो एंट्री लेते हैं निमेटोड, उनको हम नेक्टर अमेरिकैनस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज अफेक्टेड बाय यूजिंग टर्निकेट ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के टाइम पे टर्निकेट से कौन सा पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब अफेक्टेड होगा, रीडिंग सही से नहीं आएंगी। अगर आपने टर्निकेट बांध रखा है और उसमें आपने कुछ गलत बांध रखा है, मतलब उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दिया या हैवी प्रेशर हो गया है कुछ भी, तो ड्यूरिंग कलेक्शन के टाइम पे इनमें से कौन सा पैरामीटर है जिसकी रीडिंग अफेक्टेड होती है। तो ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम एंड बिलिरुबिन। तो इसमें गाइस एक सिंपल सा ये है कि जब टर्निकेट को आप बांधते हैं तो आपको वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना होता है, मतलब लेस देन 1 मिनट के लिए आप यूज करेंगे। फॉर कैल्शियम टेस्ट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आप टाइट बांध देते, मतलब देर तक बंधा रहता है, तो वहां पे आपका वीनस स्टैसिस होने लगता है। वीनस स्टैसिस होने की वजह से आपकी जो स्टैसिस होने की वजह से क्या होता है, फाल्सली इलिवेट होते हैं हमारे कैल्शियम की लेवल, जो कि आपका टोटल एंड आयनाइज्ड कैल्शियम अगर हमें चेक करना है तो दोनों तरह के कैल्शियम आपके इलिवेट होते हैं। प्रोलॉन्ग स्टैसिस वहां पे हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच रिड्यूस होता है, एंड आपकी आयनाइज्ड और फ्री कैल्शियम जो है वो आपकी उनकी वैल्यूज आपकी बढ़ी हुई आती है। इस केस को हम हीमो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, इस केस को हम हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका आप अगर लंबे टाइम के लिए टर्निकेट बांध रहे हैं तो कैल्शियम इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस हैज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा वायरस है जिसके पास लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है? हेपेटाइटिस ई, बी, डी, ए। तो इसमें आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका लॉन्गेस्ट इसका टाइम पीरियड है, ये आपका होता है 2 to 6 मंथ्स। हेपेटाइटिस ई का आपका समथिंग ई के लिए आपका होता है 15 से 20 दिन, 15 to 20 डेज आफ्टर एंट्री, जब हमारा बॉडी में ले लेता है उस टाइम पे।
हेपेटाइटिस डी के लिए आपका होता है 21 to 180 days, अबाउट 3 to 6 वीक्स, एंड हेपेटाइटिस ए के लिए आपका होता है 2 to 6 वीक्स। तो इसका सही आंसर बी है, क्योंकि इसमें 6 महीने तक भी आपकी बॉडी में ये डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट रह सकता है। विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा के रिगार्डिंग क्या गलत है? तो नॉर्मल फ्लोरा वो होते हैं जो कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका रेजिडेंस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई और मतलब वो है, तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहना रेजिडेंस उनका वो रहता है। तो इसमें पूछा है कि उसकी रिगार्डिंग कौन सा गलत है। तो दे मे कॉज कंटामिनेशन ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन, ये कंटामिनेट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड क्रॉस रिएक्टिंग प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेंस, ये क्रॉस रिएक्ट प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी को अगेंस्ट क्रॉस रिएक्शन भी कर सकते हैं। एंड दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये भी सही है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई ड्रग होती है उसकी रिगार्डिंग आप जो बॉडी रजिस्ट कर रही है, वो मतलब ड्रग की अगर जैसे कोई दवाई दी है तो उसमें हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, वो ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस में। एंड दे आर हाईली विरुलेंट पैथोजन, तो ऐसा नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो 4 है, ये गलत है आपके नॉर्मल फ्लोरा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनमें से कौन सा है? रियो वायरस, पैरामिक्सोवायरस, रेट्रोवायरस या पिकोरना वायरस। तो आरएनए वायरस की अगर हम बात करें तो इसमें सही आंसर है हमारा रियो वायरस। रियो वायरस इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज न्यूक्लियर बेस पेयरिंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इनमें से सही नहीं है? ए यू, ए सी, ए टी या जी सी। तो जी सी सही है, एडेनिन एंड थाइमीन या यूरे से जुड़ता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ए सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजी इज बॉयंस फ्लूइड, ये हेड एंड हैंड्स सूजा करके होता है, एक ग्लूटाल्डिहाइड होता है, एक फॉर्मलिन होता है। तो हिस्टोपैथ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मलिन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हिस्टोपैथ में। तो सही आंसर इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीआर एबीएल हाइब्रिड जीन इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है? एएमएल, सीएलएल, ब्रेस्ट कार्सिनोमा या फिर सीएमएल। इसका सही आंसर है आपका सीएमएल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? मैकॉन्की अगार, पेप्टोन वाटर, चॉकलेट अगार, सेलेनाइट, एग ब्रॉथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इनरिच्ड मीडिया का जो है वो चॉकलेट अगार इसका सही आंसर है, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज मेजर्ड बाय। रेड ब्लड सेल्स का साइज चेक किया जाता है पीसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी या फिर एमसीपी। ये एमसीएच है, तो इसका सही आंसर एमसीबी है। एमसीबी के थ्रू आप रेड ब्लड सेल्स का साइज चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट अफेक्ट हेयर। हेयर को अफेक्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं करता? एपिडर्मेटोफाइटोन, फ्लोक्सम या फिर ट्राइकोफाइटोन, रूब्रम या फिर ऑल ऑफ दीज या माइक्रोस्पोरम। तो इसका सही आंसर है आपका एपिडर्मेटोफाइटोन फ्लोक्सम, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपके हेयर्स को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू कैलकुलेट। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसको हम किसके कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? मल्टीपैलर ऑफ डेविएशन, अर्थमेटिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ अर्थमेटिक। सही आंसर इसका अर्थमेटिक मीन है, मतलब ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का सही ऑप्शन हमारा इसकी सही फुल फॉर्म आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, नन ऑफ दीज, या मास्टर पेज, या फिर फर्स्ट पेज। तो हम वेबसाइट की फर्स्ट पेज को हम जो देखते हैं उसको बोलते हैं होम पेज। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारे पास हमने एम्स के PYQs में 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। आप लोगों ने किया होगा, इसके वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चंस को लगाया होगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने अपने जो पेपर में आए हुए थे वो 60 क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी जब आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे होते हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। PGI चंडीगढ़ एंड DMER का एग्जाम अभी आने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो और PYQs की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इस टाइम पे आप PYQs की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप PYQ को डिटेल में पढ़ लेंगे, आपका उतना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।